वेलकम टू ज़रा हट के स्पेशल। हालांकि कुर्बानियाँ तो हो चुकी पिछले महीने, लेकिन अब ज़ाहिर है कि ईद पे सिर्फ बकरे और गायें और दुम्बे जो हैं वो कुर्बान होंगे, और शेख रशीद को भी ज़ाहिर है गाय, दुम्बे और बकरे ही कुर्बान करने पड़ेंगे और बाकी लोगों को भी। लेकिन ज़ाहिर है कि ईद हर साल आती है और हर साल कुछ ना कुछ होता है, और एक चीज़ तवातुर के साथ होती है, खालें, चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीज़ें। इनको सम अप कैसे करें, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक ही शख्स था जो बहुत ज़रूरी भी है, और वो हैं फैसल ईदी साहब। तो हमने अपने स्टूडियोज़ में उन्हें बुला लिया। जो भी सवालात हैं इस हवाले से, चैरिटी क्या है, खालों की सियासत क्या है, और कुछ फाइनेंसिंग भी हो रही है, सब सीधे सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल बकरे गायों की तरह, या कुछ टेढ़े भी चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उनके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कल से ज़ाहिर है कि आपके वॉलंटियर्स खाले जमा करने शुरू कर देंगे। तो पिछले साल की ज़रा प्रोग्रेस बताइए, क्या हुई थी? पिछले साल हमें कराची के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब खालें मिली थी, और इस साल भी हमें यही तवक्को है, और उम्मीद है कि जो है वही जो है वो हमारा वोट बैंक है, मतलब खालों का जो बैंक है वही रहेगा। स्किन बैंक? हाँ, स्किन बैंक कह लें तो इसमें जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अलबत्ता जो है वो पिछले कई सालों से जो छीना झपटी थी और उस असले का जो इस्तेमाल था वो कराची के अंदर ख़त्म हुआ। क्रेडिट जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कहेंगे कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो है वो अमन व अमान किया जाए, तभी हम अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाएंगे। तो हम ये चाइनीज़ जो नया साम्राज्य है उसको हम ये क्रेडिट तो दे सकते हैं। अमन व अमान भी मेड इन चाइना है। हाँ, मतलब चाइनीज़ साम्राज्य सही है, ठीक है, कबूल है, जब कबूल है फैसल ईदी चाइना का जिक्र करते हैं ना, तो एक सवाल ऑटोमेटिक जहन में आता है कि कोई ऐसा ज़माना तो नहीं आने वाला अगले 1-2 साल में कि चीनी भी कंपटीशन में आ जाए खाले जमा करने के आप लोगों के साथ? वो तो खोते जमा कर रहे हैं जहाँ तक मैं सुना। खोतों की खाले जाती खोतों की खाले, ये मजाक नहीं कर रहा था मैं, बाय द वे, सीरियस है। वो जाती हैं, कस्टम में पकड़ी गई हैं, अखबारों में आता है, वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, वो किसी पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कहना चाह रहे थे वो, खैर चले बात से डिफरेंट बात थी। ये जो अब सूरत हाल है, जाहिर है जब तक ईदी साहब ज़िंदा थे तो जैसे वसत ने बात की, हर साल जब ईद आती है तो ईसार की बात होती है, क़ुरबानी की बात होती है, और फिर उसके साथ ही ईदी फाउंडेशन की भी बात होती है। ईदी साहब के गुजर जाने के बाद से इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आए, ज़ाहिर है लोगों ने फिर आपके ज़िम्मे, और बिल्किस साहिबा ज़ाहिर है वो अपनी शायद तबीयत की वजह से, सारी सूरत हाल को कैसे आपने मैनेज किया? ईदी साहब के जाने के बाद सबसे बड़ा जो मुझे सेटबैक था, या सबसे बड़ी जो परेशानी थी उनके जाने की थी, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा करीब था, अटैच था, और वो मेरे से अटैच थे। हर दूसरे इंटरव्यू में, बल्कि हर ही इंटरव्यू में वो मेरा नाम लेते थे कि आप ये फैसल से पूछो, फैसल चलाएगा, फैसल करेगा। इनसे जब ईदी साहब सवाल करते थे तो ये मैं ईदी साहब को पूछता था कि ईदी साहब आप हैं तो हम ये सब चल रहे हैं, आप चले जाएंगे, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से चला सकूं। वो कहते थे नहीं नहीं फैसल बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। वो बात ही नहीं करते थे ज़्यादा, खैर, और वो सही करते थे। जब जिम्मेदारी आती है तो इंसान जो है वो उस डायरेक्शन में जो है वो निकलता है और कोशिश करता है कि कोई गलतियाँ ना हो। तो 2 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है, 2 साल से ऊपर ही हो गए, और जो है वो चल रहे हैं, और इसको आगे भी चलाना है। पिछले साल 10 से 15 हज़ार खाले मिली थी आप? कराची में हमें 10,000 खाले मिली। 10,000, और ओवरऑल मुल्क का ओवरऑल इसको आप फिर डबल कर लें, यानी 25,000 कर लें, मतलब आधी अपटेक कराची से। अच्छा, 25,000। अच्छा, ये आपने कहा कि ये वो हाइड बैंक है एक तरह से, जैसे वोट बैंक होता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, बढ़ता क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से लिमिटेड लोग हैं जो ईदी साहब को चाहते थे। तो घर में अगर वो मिसाल के तौर पे 4 जानवर काटते हैं तो 2 जानवर वो ईदी साहब के लिए रखते हैं, 2 जानवर अगर वो किसी और जगह इनके रिश्तेदार, अगर बच्चे या इनकी वाइफ देना चाहें तो वो देते हैं। तो ये रहता है एक जैसा ही। और फिर पहले हमारे वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा होते थे कराची के अंदर। फिर जब ये तंजीम साजी शुरू हुई थी कराची में और असला जब आया था, बहुत सारी जगहों पे जो है वो वॉलंटियर्स का जो है वो क्लैश होता था। तो फिर ईदी साहब ने वॉलंटियर्स को, सबका जो खाली जमा करने के अंदर वॉलंटियर का जो पूरा नेटवर्क था वो सब ख़त्म कर दिया था।
फिर अब हम सिर्फ हमारे ड्राइवर जमा करते हैं और हमारे कुछ ही लेकिन वॉलंटियर्स अब तो हालात बेहतर हो गए, अब वो पुराना सिस्टम ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं और मैं इस पे सोच रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ। अगर बंदूक ना निकली और चाइनीज़ साम्राज्य ने जो है ये शर्त अगले 10-15 सालों तक लगाए रखी, तो मुमकिन है कि हम अपने वॉलंटियर्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और हमने अभी प्लांटेशन की थी तो कराची यूनिवर्सिटी के और NED यूनिवर्सिटी के प्लांटेशन हम कर रहे हैं रिसेंट, अभी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। हमें वो एरिया अच्छा लगा और वहाँ पे हमारा सेटअप और हमारे इंचार्जेस जो हैं वो थोड़े से एक्टिव थे, तो हम 10,000 प्लांट लगा रहे हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। प्लांट या दरख्त? दरख्त। अच्छा, सही है। छोटे लगते हैं फिर बड़े होते हैं, पौधे मतलब दरख्त। पहले पौधे लगते हैं फिर जाके आगे जाके पौधे बनते हैं। तो उसमें हमने कई तकरीबन 1000 के करीब तो जो है वो पौधे लगा दिए हैं। नहीं, कई हज़ार से मुराद मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं तो 3000 के करीब पौधे हमने जो है वो लगा दिए हैं और उसकी वाटरिंग भी कर रहे हैं डेली बुनियादों पे और एक पूरा सेटअप बना दिया है। और हमारा टारगेट जो है वो 10,000 पौधे लगाने का है, ताकि हम जो ये हीट वेव और इससे जो हलाकतें हो रही हैं उसका काउंटर तो ये नहीं है क्योंकि ये बहुत मिनिमम लेवल पे है, लेकिन कतरे से ही सर इसमें कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो है वो NED, कराची यूनिवर्सिटी, फास्ट और दीगर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली हमें जो है ना अप्रोच किया और वो अपनी मदद अपने ख़र्चों पे आते हैं। बहुत खूब। और हमारा जो काम होता है वो प्लांट्स भी वो कभी कभी खुद लेकर आते हैं, ना तो हमारा जो काम होता है मेन जो खड्डा खोदना मुश्किल थोड़ा सा होता है वो, और वाटरिंग, ये दो हमने अपने ज़िम्मे ली हुई है। प्लांटेशन वो आके खुद करते हैं। तो इस तरह तो जैसे अभी बात हो रही थी वॉलंटियर नेटवर्क को बहाल करने की, तो पौधे लगाने के साथ साथ एक वॉलंटियर नेटवर्क की भी तो बीज आपने लगा दी है ना यहाँ पर। अगर NED वाले भी काम कर रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी, ये तो एक बेस बनती है जिसके ऊपर बंदा बिल्ड कर सकता है। अब ये लिंक हो रहे हैं जो सोशली लड़के एक्टिव हैं। कोरंगी के अंदर एक लड़का है जो पढ़ाता है वहाँ के किसी इंस्टीट्यूशन में केमिस्ट्री, वो भी अपने वॉलंटियर्स लेकर आया था और वो भी हमारे साथ लिंक में है और दोबारा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम 1-2-3 सालों में जो है मैं वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क बना लूँगा जिसके ज़रिए हम जो है वो कराची के अंदर बेहतर तरीके से और उनकी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी करना शुरू कर देंगे, ताकि कुछ बेसिक कोर्सेज़ जो सोसाइटी को जिससे बेनिफिट हो वो देना शुरू कर देंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, एक बात होती है जब चैरिटी की बात होती है तो जो नेक्टा के अपने फिगर्स हैं कि पाकिस्तानी जो है तकरीबन 500 अरब से ज़ायद चैरिटी देते हैं और उसमें अभी लेटली खासी कैंपेन्स भी चली हैं कि आप देख करके चैरिटी दें। अब ईदी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे तो आप आंख बंद करके एतबार कर सकते हैं, तो ईदी का शेयर इसमें कितना होता है और बाकी जो चैरिटी है वो कहाँ जाती है, क्योंकि उस पर खासा अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी करूँ कि अभी फैसल साहब आप थोड़ा लेट भी हो गए थे पहुँचने में, क्योंकि आपके यहाँ ऑडिटर पहुँचे हुए हैं ब्रिटिश जी। तो थोड़ा सा ये इसके बारे में बताएं, मतलब कितनी कड़ी नज़र रखती है पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें UK के अंदर एक बड़ा जो है वो डोनेशन देती है ईदी फाउंडेशन को, और वो हम उसका एक हिस्सा जो है वो बड़ा हिस्सा पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। बाज़ औक़ात दूसरी किसी जगह अगर ज़रूरत हो, डिज़ास्टर आया हो तो वहाँ ले जाते हैं, ना तो इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आ जाता है और कुछ हिस्सा हमें वहाँ के जो मकामी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्योंकि जिस मुल्क में आप डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और उनका ये ऑब्जेक्शन होता है कि एक अमाउंट यहाँ पर आप खर्च करें ताकि यहाँ की सोसाइटी को भी। अच्छा, ये भी उनकी है इंटरेस्टिंग। तो वो हम पहले करते नहीं थे, ये हमारी गलती थी। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को दे देते थे, कहते थे कि ये आप दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, खुद कर नहीं रहे, आप सिर्फ फंड रेजर्स हैं। तो फंड रेजर्स पे अभी वो इनके साथ हमारा जो है वो थोड़ा सा चल रहा है, वो हम पे टैक्स इम्पोज करना चाह रहे हैं UK में चैरिटी के ऊपर, क्योंकि आप सारा एक बड़ा पैसा पाकिस्तान ले जाते हैं और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा UK का जो है तकरीबन 20-25%। 20-25%। तो हम उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि ये हम ना दें, और जो है इसीलिए वो पाकिस्तान आए हुए हैं कि इन्होंने जो पिछले दिनों पैसे ट्रांसफ़र किए थे, मतलब पाकिस्तान हमने जो पैसे मंगवाए थे, तो वो जो है वो कहाँ खर्च हुआ है आप हमें बताएं किन प्रोजेक्ट्स पे, तो वो ऑडिट कर रहे हैं। और UK में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान की वहाँ पे काम करती हैं, उन्होंने
वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और उन्होंने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो पर्पस के लिए उनको दिया गया था उस पर्पस से हट के उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उनके ऊपर फाइन्स भी लगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, अब ये तो सही ईदी साहब, जैसे अभी मुबशिर जो बात कर रहा था, अब ये तो पकड़े गए क्योंकि वहाँ से फंड रेजिंग हो रही थी, ये मतलब यूके के इदारे इस पर नज़र रख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सेटअप है या नहीं है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली FBI जो है वो देखता है, और अब रिसेंटली कंप्यूटराइज हुआ है तो थोड़ा बहुत इन्होंने देखना शुरू किया है। ISI ने कुछ साल पहले, 2 साल पहले हमसे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो बड़ी NGOs हैं उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा की थी, जिस पे कुछ NGOs पे पाबंदियां भी लगाई गई थी उनकी फंडिंग की ट्रैकिंग के लिए। अगर वो इस डेटा को इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर, जैसे चैरिटी कमीशन है यूके में जी, इस तरह का कोई इदारा बन जाए जो कि जितनी भी चैरिटीज़ हैं और ख़ासकर जो फ़िरक़ों पे जो बनी हुई होती है ना, वो फिर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी इल्लीगल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इवन जो सेक्युलर NGOs होती हैं वो फिर अय्याशियों पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी है। लैंड क्रूज़रों में घूम रहे होते हैं और 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार होटलों में जो कभी कभी देख के मैंने भी कहा था कि यार मेरी भी NGO होती है, मैंने भी सोचा था कि यार, लेकिन ये काम होते नहीं है, पता नहीं। तभी आप हमारे साथ नहीं आते, आपको 5 स्टार में जाना है। आप हमारे साथ बैठे, बुलाया ही नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है। मैं फोन करता हूँ, आप, ये तो मेरे घर आ गए थे, आप फोन काट देते हैं यार, ये ऐसी बातें ना करें आप। इन्होंने जो बच्चों के लिए बनाया हुआ है गलत इल्जाम लगा रहे हैं सेंटर के अंदर, तो ये तो मेरे घर भी आए हुए हैं, और आप तो जो है वो बस आपको 5 स्टार होटल आपके दिमागों में है, इसीलिए चैरिटी कमीशन। मैं पूरे बाकी शो के लिए अच्छा, चैरिटी कमीशन क्या होता है, मैंने आपसे ही सुना, तो चैरिटी कमीशन यूके के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, हुकूमत इंग्लैंड की। वो जितनी भी चैरिटीज़ होती हैं वो उनसे रजिस्टर्ड होती हैं, और वो अपने ऑडिट्स रिपोर्ट होती हैं ना, वो उनको जमा कराती हैं हर साल, और वो उनको लाइसेंस देते हैं काम करने का। अगर और उन पे वो नज़र भी रखती हैं कि जिस मकसद के लिए पैसा जमा हो रहा है क्या उसी मकसद पे ख़र्च हो रहा है, या जो है वो ओवरहेड एक्सपेंसेस, वहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं यूके में कि 5 स्टार और 7 स्टार होटलें वहाँ पे भी मौजूद हैं। आपने कहा कि 2 साल पहले ISI ने ये एक एक्सरसाइज की और FBR भी इन्वॉल्व हुआ। अब नेक्टा के चीफ को से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग ये बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और चैरिटी के गलत इस्तेमाल को हम रोक रहे हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर भी है, लेकिन अपना सिस्टम भी तो ठीक करना है बहरहाल। तो कुछ आपको लगा, हाँ फैटफ अलग आ गया, आपको लगा कि कुछ बेहतरी आई है, या बिल्कुल आपके ख्याल में अभी बेसिक काम भी नहीं हुआ उस पर? हमारे यहाँ पाकिस्तान चूँकि एवोल्यूशन में यूरोप से बहुत पीछे है, बचपन से है एवोल्यूशन यूरोप बचपन से बड़े होने के चक्कर में एवोल्यूशन में यूरोप से बहुत पीछे है। अब ये डार्विन वाला एवोल्यूशन नहीं है ना, तो मौलवी चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो हम तरक्की की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन नामंजूर जी। हाँ, तो इसमें हुआ ये है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी है। हमने सिर्फ डोनेशन की रसीदें बनाई हैं और ऑडिट भी हमारे प्रॉपर नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छा ऑडिट कराती हैं, जैसे SIUT हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा ऑडिट होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि चैरिटी का जो पैसा है उसको मॉनिटर कर सके। और जिस तरीके से अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन, चूँकि चैरिटी कमीशन है नहीं, लिहाजा हर महकमा अपने अपने तौर पे रजिस्टर कर लेता है जिसका जी चाहता है। तो आपने कभी कोई ऐसी प्रपोजल रखी उनके सामने कि यार अलग अलग जो विंडो की बजाय कोई एक विंडो हो जो कि पूरी जो इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को उसी विंडो से रेगुलेट करे? इसमें क्या मसला क्या है? हाँ, पाकिस्तान में एक विंडो भी हो सकती है और अमेरिकन मॉडल भी चल सकता है। वहाँ पे हर स्टेट का अपना कानून है। न्यूयॉर्क स्टेट का अपना कानून है, न्यू जर्सी स्टेट का अपना कानून है, और मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अपने कानून हैं। और वो सूबाई कानून अपनी जगह पर है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंध में रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR के अंडर में फेडरल गवर्नमेंट की है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहना चाह रहे हैं कि ईदी बीइंग द बिगेस्ट चैरिटी और सबका एतबार भी है और आपका काम भी सबके सामने, आप लीड क्यों नहीं करते
कि चैरिटी कमीशन कायम करें। हम खुद अब सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। यूके के जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं वो हमारे ऑडिटर ही वो हैं जो ऑडिट करते हैं यूके में, वही हमारे पास आए हुए हैं चेक करने के लिए। तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से वहाँ पे जो है वो कंट्रोल करते हैं अपने फंड्स को, और डॉक्यूमेंटेशंस की लैकिंग जो है हमारे यहाँ, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मॉडल बन सकता है, और जो है बहुत सारी जो बेहतरी अगर आ सकती है, इससे अल्टीमेटली आवाम को फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने शुरू में फरमाया था कि आप कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठे करके उन्हें कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं या कोई इस तरह, वो जाहिर है कि चैरिटी के हवाले से ही कोर्सेज होंगे ना। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में ये बाकायदा डिग्री वाला सब्जेक्ट है ना, इस पे रिसर्च होती है, मास्टर्स होता है और पीएचडी वगैरह। चैरिटी अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। तो आपने कभी सुनी ये बात? नहीं, मेरे ख्याल से चैरिटी अलग सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे। वो बाकायदा जो मैंने वहाँ देखा खुद लंदन में, वो जो खड़े होते हैं ना चौकों पे, ऑक्सफोर्ड सर्कस वगैरह पे, एक से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से जो है सर्टिफिकेट लिया है कि ये किस तरह काम होता है। ओके, शायद उसका नाम चैरिटी कॉस ना हो, कोई और कॉस हो, लेकिन आई अंडरस्टैंड। जब सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने 3 महीने इस तरह का होता है, तो वो कोई शॉर्ट कोर्स उसने किया होगा। तो उसकी इस तरह का यहाँ पे कुछ है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अभी नहीं है। अमेरिका में एक और भी चीज़ है कि जेलों की तादाद, जेलों में कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल ओवर क्राउडेड है। तो अब अमेरिका के अंदर पिछले कई सालों से एक ये चीज़ आई है कि वो जो सज़ा देते हैं ना, कम्युनिटी सर्विस में डाल देते हैं कि आप जाओ कचरा उठाने वाले डिपार्टमेंट में जो है वो 1 महीना ड्यूटी करो, जेल के अंदर 1 महीना ड्यूटी करो, 15 दिन ड्यूटी करो। तो उससे एक तो हमारे जेलों की में कैदियों की तादाद कम होगी, और जेल में जब कोई कैदी जाता है ना तो फिर वो मास्टर बन के निकलता है, मतलब कोई कच्चा कैदी जाता है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि तो वहाँ पर प्रोफेसरों से बंदों को वो आप कम्युनिटी सर्विस पे लगा देंगे और वो बैठे होंगे किसी आराम से कमरे में, और कोई और झाड़ू दे रहा होगा। कम से कम करप्शन चलेगा है, लेकिन शुरू तो हो जाएगा। एक और जेलों में कैदियों की तादाद कम होगी, क्योंकि जेलों में जब जाते हैं पाकिस्तान तो वहाँ पे उनकी जो मुलाकात है वो क्राइम के बड़े बड़े प्रोफेशनलों से और लेक्चरर्स, वो तो यूनिवर्सिटी बन जाती है ना, वो क्राइम की यूनिवर्सिटी, वो शॉर्ट कोर्स है जी। कोर्स जो है, तो इससे बेहतर है कि छोटे-छोटे जो बेचारे मुजरिम होते हैं उनको आप जैसे देखें, ऐसा यूटी में होता है, वहाँ अब सिंध हुकूमत ने भी ये किया है कि जो भी ऑफिसर CSS करेगा या ऑफिसर कैडर में आएगा, उसके लिए लाजमी है कि वो वहाँ जो है 1 महीने जा कर के वो वहाँ एक्सपीरियंस ले, मैंडेटरी, और वो करके वो वॉलंटरी बेसिस पे होगा। लेकिन जस्ट टू टेल देम कि भाई कितना एफिशिएंटली अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप चल सकती है। और ऐसा यूटी जाहिर है एक जजीरा है हमारे यहाँ के सरकारी दफ्तरों में वैसे क्या, तो इसी उसमें जो वॉलंटियर्स का वो आ रहा था, तो ईदी सेंटर भी ये चीज़ तो ऑफर कर सकता है कि बच्चों की छुट्टियां हुई हैं 3 महीने के लिए, तो आप बच्चों से कहें कि कोई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ जो A लेवल O लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, उनका ये जो उनके साथ जो है ना ये मैंडेटरी हो गया है कि कहीं पे भी वो अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो कम्युनिटी सर्विस जो है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होती है। तो लड़कों को हम बिठा देते हैं हमारे कॉल सेंटर के ऊपर, और वो कॉलें रिसीव कर रहे होते हैं या मॉनिटरिंग देख रहे होते हैं या एंट्रीज कर रहे होते हैं एम्बुलेंसेस की इन आउट की। यूथ बल्ज भी है, उनको फिर हम 2 दिन है तो यार बिल्कुल इस्तेमाल करें, और एटलीस्ट कम से कम ओरिएंटेशन हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रही है, परफॉर्मेंस और थोड़ी सी एक मतलब, क्योंकि काफी हद तक तो एक मतलब बुलबुले में रह रहे होते हैं ना बहुत लोग, तो एक थोड़ा सा नजर भी आ जाता है कि यार दुनिया क्या है। फिर ये है कि वन छोटा सा इसी का, क्योंकि टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर ये होता है कि पूरी दुनिया में जैसे चैरिटी वॉक्स होती हैं, यहाँ पर खासा अगर आपने किसी उसके लिए जैसे ईदी साहब करते थे, मतलब वो हाँ वो अवेयरनेस के लिए करते थे, वो कहते थे कि मुझे और जो है वो लोगों को के लिए, तो वो मेरे ख्याल में एक प्रेजेंस भी अगर आपकी शो हो जाए ना सिर्फ कराची में या दूसरे शहरों में, तो खासा जो है इससे इम्पैक्ट हो सकता है। पाकिस्तान कहा यह जाता है कि दुनिया में जो 5 ममालिक में जो लोग हैं पर कैपिटा सबसे ज़्यादा खैरात, ज़कात और फलाह बहबूद के लिए पैसे देते हैं, पाकिस्तान उन टॉप 5 में आता है।
लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने बड़े इवेंट्स कवर किए हैं, जैसे 2005 का ज़लज़ला या 2010 का सैलाब या छोटे इवेंट्स जैसे कराची की बदअमनी वगैरह, उसमें होता यह है कि जो मुतासरा अफराद हैं उनके लिए सब उनका दिल नरम हो जाता है, फिर वो दौड़ पड़ते हैं, तंजीमें आ जाती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। उससे होता है कि ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। जहाँ 5 रज़ाइयों की ज़रूरत है वहाँ 10 रज़ाइयाँ दे देते हैं, लेकिन जहाँ उतनी ही रज़ाइयों की ज़रूरत है वहाँ एक भी नहीं पहुँचती। तो जो भी सामने नज़र आया, जो एक्सेसिबल है उसको ज़्यादा मिल जाता है। ये जो ओवरलैपिंग है, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि 40% जो एड है वो ज़ाया हो जाती है या गलत लोगों तक या गलत हाथ तक पहुँच जाती है, अब मुस्तहक तक नहीं पहुँचती। इस प्रॉब्लम के बारे में भी सोचा है कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, प्राइवेटली या गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कश्मीर की आपने जो मिसाल दी, आपने ये पॉइंट जो उठाया, ये बिल्कुल सही उठाया। हमने लोगों ने दिल खोल के मदद की और लोग खुद आके जो है वो लोगों की मदद कर रहे थे, अपने कपड़े दे रहे थे, अपनी रज़ाइयाँ दे रहे थे लोग। एक इशू ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं होती। खुद अपनी मदद आपके तहत वो आ जाते थे और सबका जो मंजिल होती थी वो मुज़फ़्फ़राबाद होती थी। अब मुज़फ़्फ़राबाद में मुतासिर जो है वो यकीनन था, लेकिन सारा मुतासिर मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं था और सारी 95% एड जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में जमा हो गई और वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो लोगों ने फिर कपड़े जलाना शुरू कर दिए थे अपनी हीटिंग के लिए, मैंने गर्म करने के लिए। मुफ्ती साहब भी थे, तो लोगों ने बाकायदा वो गठरी में से निकालते थे, जो पसंद आता था बाकी फेंक देते थे। और वो जलाने बाहर हीटिंग के लिए, सर्दी होती थी तो वो हीटिंग के लिए जलाना शुरू कर दिए थे। तो टीवी पे फुटेज भी चली है कि कपड़े जो है वो लोग जला रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि इसको कैसे एड्रेस किया। उसमें इनका कसूर नहीं है लोगों का, इसमें जो लोग बेचारे, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इनको कोई। वो तो सर आप ठीक कह रहे हैं, कोई सोचा है इसके बाद कि कैसे एड्रेस हो सकता है ये प्रॉब्लम? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हीं ज़माने में 5 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। एक तो PDMA जो चारों सूबों में थी और एक नेशनल NDMA थी। हाँ, तो वो इनफेक्टिव है, वो उसको अगर इफेक्टिव किया जाए, भी ट्रेन हुए थे, इदारे हैं, इफेक्टिव करना होता है। इसीलिए चैरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई ऐसे इदारे की बात हो जहाँ से सेंट्रली कोऑर्डिनेट हो सकें चीज़ें। उससे होता यह है कि वो जो कश्मीर में लोगों को इमदाद की ज़रूरत थी, लेकिन उन लोगों को इमदाद की ज़रूरत थी जिनके रास्ते अभी खुले नहीं थे, ऊपर बहुत दुश्वार इलाके थे। हम क्या करते थे, हम भी जब ट्रक यहाँ से भेजते थे ना इस्लामाबाद से, तो ईदी साहब ट्रक मुझे सामान भेजते थे, तो हमारे पास पैसे वहाँ पे कम होते थे, बैंकें काम नहीं कर रही थी, तो हमने भी ज़्यादतियाँ की हैं ट्रक वालों से और उन्होंने हम हर किसी के साथ, ट्रक के जो ओनर्स थे उन्होंने हर किसी के साथ ज़्यादती की है। हमने भी थोड़ी सी ज़्यादतियाँ उनके साथ वो इस तरह की हैं कि उन्होंने हमें सिखा दी। वो इस तरह की कि सबसे पहले ट्रक हमने जो हायर किए थे वो 12,000 रुपये में इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद जाते थे। फिर हमने 50,000 रुपये तक ट्रक को जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जाने, हालांकि 2-2.5 घंटे का सफ़र था। प्राइस कंट्रोलिंग पाकिस्तान में है ही नहीं, और किसी को भी कंप्लेन करो तो सब हाथ उठा लेते हैं, हम क्या करें। तो खैर वो 50,000 लेते थे और हमें कहते थे कि हम जो है वो सारा सामान जो है वो ट्रक आपका अनलोड करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद में। हमारी कोशिश ये होती थी कि हम इसको मुज़फ़्फ़राबाद में अनलोड ना करवाएं, हम जो है वो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितना आगे हो सके जो है ना उसको भेज दें। तो आर्मी वालों ने, हम हालांकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लेकिन आर्मी वालों से हमारी जो है ये बेनिफिट हो गया कि अनडिक्लेयर्ड सेटिंग हो गई कि हम उनको कहते थे कि हम जो है ना वो अपना ट्रक आगे ले जाना है, आगे ले जाना है। अगर वो मना करेगा या पैसे ज़्यादा डिमांड करेगा, हमारे पास कैश नहीं होता था और ऐसी हंगामी हालत में बहुत लिमिटेड कैश होता था, तो वो डिमांड करते थे हमें 30,000 और दो, 40,000 और दो, 25,000। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आपको जाना है तो जाएं, वरना हम आपको आर्मी के कैंप में भेज देते हैं और वहाँ पे 200 ट्रक पहले ही खड़े हुए हैं, तो आप लाइन में खड़े हो जाना। 10-12 दिन बाद आपकी बारी आएगी अनलोड होने की, तो आप अनलोड 10-12 दिन बाद होंगे और आपके चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर वो राज़ी हो जाते थे, नहीं हमें कहा तो सर चले सही है, कोई बात नहीं सर, कभी हम इस गाँव की तरफ भेज देते, कभी हम आगे निकल जाते। अच्छा फैसल साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की और तो बहुत बड़ा सानिया था, बहुत और चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमें पता नहीं लगता कि कोई बेहतरी हुई या नहीं हुई। मेरा इशारा है गडानी की तरफ।
हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत पुअर है, बहुत नहीं, वो तो है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं अब देखिए मतलब पेपर के लेवल पर भी और जहनी लेवल पर, हम जहनी लेवल पे असल में वो हमारी अप्रोच अभी ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, ऑडिटेबल हमारी फिलॉसफी यार अल्लाह की राह में दे रहे हैं क्या हिसाब यही हमारी तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे तकरीबन किसी भी शोबे में नहीं है, ये इस शोबे पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऑडिट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे रिसर्च के लिहाज से भी और आगे बढ़ने के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप क्या रिसर्च करोगे? यूरोप और अमेरिका के अंदर बाकायदा एक रिकॉर्ड रूम होता है, उसमें अच्छी खासी तनख्वाह के लोग बिठाए जाते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। अभी वो मुझे हमारे ऑडिटर्स ने ये कहा कि आप एक रिकॉर्ड रूम बनाएं और हमारे अकाउंटेंट ने, और इसमें अच्छा बंदा रखें जिसका काम ही जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना हो और रखना हो, स्टोर करना हो कि अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चाहिए हो तो वो मिल जाए। अच्छा नहीं, मेरा जो सवाल था वो गडानी के बारे में कि देखें बहुत बड़ा सानिया हुआ, आई मीन अभी तक तो हमें शायद ये भी क्लियर नहीं, 25 मजदूर जल के यार नहीं अभी तो हमें ये भी नहीं क्लियर ना कि कितने 30 मजदूर, लेकिन आधों के तो नाम ही नहीं लिस्टेड थे ना। तो ये आई मीन कुछ वहाँ पे ये बता कि आग इतनी इंटेंसिटी की थी कि लोग जल के राख हो गए और पानी में इस पे एक्टिव रोल भी प्ले किया था उस पे। तो उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए मजदूरों के वहाँ या नहीं? हालात तो सच तो बेहतर नहीं हुए ओवरऑल, लेकिन एक चीज़ नई डेवलप हुई पिछले दिनों। किसी जो है वो सोशल इवेंट में मैं गया था तो वहाँ के मज़दूरों की जो अंजुमनें हैं, जो यूनियन लीडर्स होते हैं, वो मेरे से मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम महीने में एक दफ़ा अब जो है वो एक कमिश्नर जो है वो मीटिंग करता है डीसी ऑफिस में और मज़दूरों को भी बुलाता है और सेठों को भी बुलाता है और कोई आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं तो रिज़ॉल्व होते हैं और निस्बतन थोड़ी सी बेहतर हुई है पोजीशन। और बहुत सारा काम वहाँ पे अभी भी करने की ज़रूरत है जिसको ये लोग एंटरटेन नहीं करते। और सेफ्टी के लिहाज से, सेफ्टी को हमारे पूरी इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि सेफ्टी जो है वो एक कीमत होती है। और हमारे यहाँ हम 3 करोड़ की जो है वो लैंड क्रूज़र में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए के जो है वो अगर फायर एग्जिट बन रही होगी ना वो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हम पे बर्डन है, ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन है। फैसल, आपने थोड़ी कोशिश ये भी की थी गडानी शिप ब्रेकिंग का जो सानिया हुआ था कि उन मज़दूरों को मुआवजा मिले और इवेंचुअली मिला। शुरू में तो सेठ सारे बहुत रिलक्टेंट थे और हमारे यहाँ अगर मज़दूर किसी हादसे में जहाँ भाग होता है तो उसके घर वाले बेचारे रोते ही रहते हैं। तो वो कितना मुश्किल लगा और इवेंचुअली उनको कितना मुआवजा मिला था? मुआवजे के लिए अब मुझे तो याद नहीं है, मैं क्योंकि उन लोगों से डायरेक्ट कभी मुस्तकिल राब्ते में नहीं हूँ। कभी कभी कोई इवेंट होता है तो वो मुलाकात कर लेते हैं, तो वो हमारी वहाँ पे चूँकि उस इंसिडेंट में हमारी मुलाकात हुई थी और हमने मिल के काम किया था। उनकी मज़दूरों की जो अंजुमनें थी और मज़दूरों ने मिल के हमारे साथ काम किया, तो उनके बगैर हम कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त सारे ऑपरेटर्स जो थे, क्रेन के ऑपरेटर्स और जो रास्ते बनाने थे जहाज़ के मिट्टी के अंदर फायर ब्रिगेड को ले जाने के लिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने भी हाथ उठा लिया था कि हम मिट्टी के पास कैसे जाएं, हाँ वो मिट्टी पे हमारे इंजन धंस जाएंगे, हम आगे फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। तो वो मज़दूरों ने हमें रास्ते बना के दिए थे और प्लेट्स वगैरह लगा के, मतलब लोहे की जो चादरें होती हैं वो बिछा के दी थी। सारे ऑपरेटर भाग गए थे तो ये मज़दूर जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है वो हमें करके दिया क्योंकि हमें क्रेन चलाना नहीं आती। और खैर उन्होंने हमें ये जो बल्दिया का जो इवेंट है, ये मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर हमारी इनसे मुलाकातें होती हैं, तो मुआवजे में भी इनको परेशानियां तो होती हैं, फ़ाइट करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मज़दूरों को कभी अहमियत नहीं दी गई और 60s में जो मज़दूर मूवमेंट चली थी, लेट 60s में और अर्ली 70s में, उसको ऐसा क्रश किया गया है कि वो आज तक जो है वो नहीं। मैं जब रोज़ाना निकलता हूँ और आई एम श्योर कि आप भी रोज़ाना देखते होंगे कि कोई चैरिटी है उसका किचन चल रहा है। कराची में ऐसे बहुत से किचन हैं। बैक वक्त खुशी भी होती है कि भूखे का पेट भर रहा है और दुख भी होता है कि ये क्या हो रहा है। 2 डिस्कशंस हैं कि ये जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं, मज़ीद लोगों को फ़कीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आदी बना रहे हैं बिल्कुल हेरोइन की तरह। दूसरा कह रहा है कि यार ये भी क्या करें, अगर कोई भूखा है उसे खाना तो खिलाना है।
तो आपका इस बारे में क्या है कि ये है तो ज़ाहिर है एक ज़रूरत है, चैरिटी है, इस तरह की जो खिदमात होती हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे, तो ये मुस्तकिल इसी तरह चलती रहनी चाहिए या इनको जो चलाने वाले हैं उन्हें कुछ और भी सोचना चाहिए कि मछली रोज़ाना ठीक है देते रहें लेकिन कांटा भी बना दें किसी दिन? मछली पकड़ना सिखाएं, उनको मेहनत करना सिखाएं, ये पॉलिसी होनी चाहिए कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमने रिक्शे दिए थे ना काफ़ी अर्से पहले, तो उस पर लिखा था कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। हमारा ये मैसेज देना चाहते थे उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इनको खाना ही खिला रही थी, और ये मेहनत को नफ़ी करना है। आप किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर उसमें एक तबका ऐसा पैदा कर दें जो कि बैठ के खाने वाला हो, फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजारता है। तो बेहतर है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि इससे बेहतर कि किसी को तो मच्छी खिला दो, उसको मच्छी पकड़ना सिखा दो। ये चीनी कहावत है कोई, मेरे ख्याल है कि हर ये चीनी कहावत है, ये मेरे ख्याल है कि हर सिविलाइजेशन में, क्योंकि ये लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल बात है। आपका अपना जाती क्या इसमें कॉन्सेप्ट? हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि खैरपुर के अंदर आज से तकरीबन 250-300 साल पहले इस इलाके में कहत आया था, खैरपुर के इलाके में, तो कोट डीजी का किला है वहाँ पे, वो लोग बहुत सारे किसान जो है वो हज़ारों की तादाद में आके उसके जो वाली था या उसका जो रियासत का जो वाली होता है वहाँ पे आके बैठ गए कि अब हमें उसके पास गंदुम थी, तो उनको पता था कि गंदुम मौजूद है। तो वो वहाँ का जो वाली था वो इतना समझदार था, ये तालपुर थे सिंध के जो हुक्मरान हैं अंग्रेज़ों के आने से पहले, इन्होंने इनके यहाँ जो है वो इनके वज़ीरों से इनकी मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा कि इनको बैठ के खिलाना जो है वो हद हराम कर देंगे हम, इसलिए हम इनको कोई ना कोई काम देते हैं। तो इन्होंने बेहतरीन किस्म के जो है वो दिल्ली से आर्किटेक्चर मंगाए और एक किला का नक्शा बनाया और उन सबको किला बनाने पे लगा दिया, और उनको कहते थे कि 2 वक्त की आपको रोटी देंगे हम, और जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा चीज़ मिलेगी, और जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा। हाँ, ये कमोपेश वो आइडिया, वो मॉडल ऐसा है कि जिसको हमें फॉलो करना चाहिए कि बिठा के खिलाने से बेहतर है कि उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें ताकि वो मेहनत के आदी रहें। जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आई थी तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी यही प्लान शुरू किया था कि यार तुम बांटते रहोगे तो वो तो लेते रहेंगे, वो फिर नहीं हडरामी आ जाती है। मेरी भी आप आदत बैठे बैठे खाने की डाल दोगे तो फिर ये अमेरिका ने इथियोपिया और सोमालिया में जब कहत आए हुए थे तो उनको अमरीकी गंदुम होती है जो कि समंदर में फेंकते हैं वो, क्योंकि उनको किसानों को कंपनसेट करने के लिए रोटेशन ऑफ क्रॉप होता है ना, उसको कंटिन्यू रखने के लिए और किसानों को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो गंदुम इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अमेरिका, कीमत नीचे गिर जाए अगर वो बाजार में डाल दो तो। अमेरिका खुद अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मदद करने के लिए वो गंदुम खरीद लेती है, और वो चूँकि कंजम्पशन इतनी नहीं होती और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो गवर्नमेंट खरीद लेती है और फिर पैसा खर्च करती है उसको समंदर में भेजने के लिए। अरबों डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर ये समंदर में फेंकते हैं। ये गंदुम जो है वो अच्छी खाने के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी ये गंदुम जो है वो सोमालिया इथियोपिया के जो है वो कहत ज़्यादा इलाके में जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी और कहत ज़्यादा था उस वक्त 80s की बात है, 90s की बात है अर्ली, तो कई सालों तक अमेरिका ने फराहम की। वहाँ के किसान जो है वो बैठ के खाने के आदी हो गए। फिर वहाँ पे क्राइसिस शुरू हो गया, जब हालात बेहतर हो गए तो कोई किसान ज़मीन पे हल चलाने के लिए राज़ी ही नहीं था, क्योंकि वो कहते थे अमेरिका से गंदुम आ रही है हम वही खाएंगे, वो कोई राज़ी ही नहीं था। तो फिर वहाँ पे ये क्राइसिस आ गया और फिर यूनाइटेड नेशंस और इनको इन्वॉल्व होना पड़ा लोगों को वापस से मेहनत की तरफ लगाने पे, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो बैठ के खाने के आदी हो गए थे। तो इन एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए। अच्छा, मुझे फाइनली ये बताएं कि ईदी सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है? हमारा सालाना तकरीबन समझ लें एक्टिविटी वाइज जो है वो 10% इंक्रीज़ होता है हर साल, और हाँ 10 से 15%, कभी कभी 20% भी इंक्रीज़ होता है, और अब भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं इदारे को हमारा जो है वो इस वक्त सिर्फ सर्व कर रहा है, और लैकिंग्स हैं बहुत सारी जगहों पे, खामियां तो होती हैं। मैं इस इदारे को जो है वो कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कम्प्लीटली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बना दूँ जिसमें मेडिकल की ट्रेनिंग हो और टेक्निकल्स की ट्रेनिंग्स हो,
क्योंकि हम सर्व भी कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। हमारी एम्बुलेंसेस की रिपेयर, मेंटेनेंस और ये सारे खर्चे हैं, उनको चलाने के लिए हम चाह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन उसके साथ बन जाए हमारी वर्कशॉप्स के साथ, ताकि हम स्टूडेंट्स को हायर कर लें और उनकी ट्रेनिंग का जो है पर्पस हो जाए, मतलब उनको यूज़ करें और उनको सर्टिफाई करें बाकायदा प्रॉपर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के टेक्निकल बोर्ड से। और मेडिकल का तो हमने शुरू कर दिया है। और मेरा 3 साल के अंदर का टारगेट है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 2 से 3 इंस्टीट्यूशंस कायम कर लेंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे पास जो टीम काम कर रही है, डॉक्टर शेरशाह सैयद को आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। वो मुझे बहुत असिस्ट कर रहे हैं हमारी मिडवाइफ, नर्सिंग और जो टेक्नीशियंस के जो कोर्सेज़ हैं उसके अंदर। और उनका जो स्टीफ़न है, एक लड़का है, बहुत अच्छा नर्स है और क्वालिफाइड है। और उसने मुझे अभी परसों 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई तो उसने कहा कि फैसल भाई अगले नए 3 कोर्सेज़ हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जनवरी को, इस साल। अच्छा। जो कमिंग जनवरी है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि ये टीम हमारे साथ अगर लगी रहेगी तो मैं 5 साल बाद जो चीज़ें अचीव करने वाला था वो मैं इंशाल्लाह 2 सालों में अचीव करूँगा इंशाल्लाह। तो ईद पे आप कितना गोश्त खाते हैं? ईद पे तबीयत ख़राब हो जाती है जब गोश्त खाते हैं तो वो हमारे जिस्म जो है वो इस काबिल रहे नहीं है, तो इसलिए हम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते? हम खाते ही नहीं है, मतलब मैं नहीं खाता। अच्छा, मेरी अब तबीयत ख़राब हो जाती है, अब एज के उस फैक्टर में आ गए, या इतने जानवर और खा ले देख देख के आदमी का वैसे ये भी है। इनके पहले था दिल, लेकिन अब बिल्कुल 4-5 सालों से हम जो बनाते हैं तो सिर्फ चावल खा लेता हूँ या सालन जो होता है गोश्त को हटा के तो सालन खा लेता हूँ, क्योंकि वो अब जिसम एक्सेप्ट नहीं करता। चलो ठीक, चलिए जनाब, ये फैसल ईदी साहब थे और थे नहीं है और हद तक थे सर, मतलब क्या हो गया, क्या हमारे साथ थे। चलो ये कह दो यार, नहीं तो ये नहीं जाने देंगे तुम्हें। हाँ यार, मतलब ये काट देना यार। ये फैसल ईदी साहब हैं और कोशिश करेंगे कि अगले साल भी ये हों। हाँ, और हमारे साथ बैठें और इंशाल्लाह हम भी होंगे। फिलहाल जो है आप छुरियाँ वुरियाँ तेज़ कीजिए, सीखें चमकाइए, जो भी करना है कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।